गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ। राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ हैं 4 तरह की। इसको हम लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। पहली है उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि और चौथी है मूल्य बढ़ाव विधि। अब हम एक एक करके चारों के बारे में समझेंगे। उत्पादन विधि है ना, जैसा इसका नाम है इसी में हम समझ सकते हैं कि इसके अनुसार उत्पादन किए गए वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। एक वर्ष में देश भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के कुल मूल्य को बाजार कीमतों पर जोड़ा जाता है। तब बाजार में जो मूल्य निर्धारित होता है उस मूल्य को, इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। अंतिम कहने का मतलब उसके बाद उसका और किसी तरह का विनिर्माण नहीं होगा, केवल उपभोग होगा। उपभोग के लिए प्रस्तुत वस्तुएं जो हैं डायरेक्ट, उनको हम अंतिम वस्तुएं कहेंगे। तथा मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं, गेहूं को ब्रेड बनने में बहुत तरह की प्रोसेस होती है। गेहूं से आटा बनेगा, आटा से फिर उसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाए, तो गेहूं प्रथम वस्तु हुई और ब्रेड अंतिम वस्तु हुई, तो उसके मूल्य को हम लोग जोड़ेंगे। उसी तरह सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य को हम जोड़ते हैं। फिर है दूसरी आय विधि। इस विधि के अनुसार एक वर्ष में देश में सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। मतलब कि उनकी जो सेवाएं होती हैं, उनकी जो आय होती है, उत्पादन के जो सभी साधन हैं, उनकी आय को जोड़ा जाता है। क्या क्या साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। भूमि को क्या मिलता है? रेंट। साहस को लाभ, संगठन को लाभ, पूंजीपति को ब्याज और श्रम को मजदूरी। तो इनके मूल्य को जोड़ा जाता है और इसमें अंतरण भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता है। अंतरण कहने का मतलब मध्यवर्ती, जिनके भुगतान के बदले में सरकार को किसी तरह का आय प्राप्त नहीं होता है। ये अनुत्पादक होती हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, भत्ते हो गए, इन सबको नहीं जोड़ा जाता है। आगे है व्यय विधि। इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष में समाज द्वारा किए गए कुल खर्च को जोड़ा जाता है। व्यय मतलब खर्च, जिसमें व्यक्तिगत उपभोग व्यय, शुद्ध घरेलू निवेश, वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी व्यय तथा शुद्ध विदेशी निवेश शामिल होते हैं। इस धारणा की मान्यता है कि राष्ट्रीय आय सदैव राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है। मतलब हम लोग के पास जितना आय है उतना ही हम लोग खर्च करते हैं। अब मूल्य बढ़ाव विधि, तो वैल्यू एडेड, मतलब हर स्टेप में, उत्पादन का स्टेप में जो कॉस्ट है वो जुड़ते जाता है और उसका मूल्य में अंतर होता है, तो इसी को हम लोग मूल्य बढ़ाव बोलते हैं। और इसे हम लोग उद्योगों में लेते हैं और प्रत्येक उद्योग में जितने भी वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके इस अंतर को अगर जोड़ लिया जाए तो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम इसमें विदेशों से जो प्राप्त होती है हम लोग को आय, उसको जोड़ दें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 विधियां, इनकी बहुत से माप की कठिनाइयां हैं। अब पहला है कि निजी उपभोग की वस्तुओं का सही आकलन नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर अपने उपभोग के लिए उसका उत्पादन कर रहा है और उसका बाजार मूल्य का आकलन नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग सही आकलन नहीं कर सकते और राष्ट्रीय आय में शामिल भी नहीं होती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने उपभोग के लिए ही रखता है। फिर है कर्मचारियों को मुफ्त भोजन, आवास, पोशाक और बहुत तरह की सुविधाएं एक नियोजक उपलब्ध कराता है, तो इनका भुगतान को शामिल किया जाए या नहीं राष्ट्रीय आय में, यह भी एक उलझन और समस्या है। आगे हम बढ़ते हैं। स्वनियोजित व्यक्ति, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि उसके आय का अनुमान लगाना भी कठिन है, क्योंकि एक तो वो अपने पूंजी लगाता है, अपना श्रम, अपने श्रम का भी योगदान देता है और
बहुत तरह के योगदान रहते हैं। तो उनके कुल जो आय है उसको किस किस रूप में हम लोग लेंगे, उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। या तो केवल उसके आय को या फिर उसके पूंजी पर लाभ को किससे जोड़ेंगे, ये एक समस्या है। फिर आगे हम चलते हैं। राष्ट्रीय आय में गृह स्वामिनी की मुफ्त सेवाओं का भुगतान करना और अनुमान लगाना भी एक गंभीर समस्या है ना। गृह स्वामिनी मतलब एक हाउसवाइफ या घरेलू महिला को हम ले सकते हैं। अगर वो बाहर काम करती है तो उसके बदले में हम उसको पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर वो घर में काम करने लगे तो उसको हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं और उसकी सेवाएं मुफ्त हो जाती है। जैसे हमारी माताएं हैं घर में, वो मुफ्त सेवाएं प्रदान करती हैं, तो उनका भी राष्ट्रीय आय में उनकी सेवाओं का आकलन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में भेद करना कठिन है। मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं, किन वस्तुओं को मध्यवर्ती श्रेणी में रखें और किन को अंतिम, यह भी एक कठिन समस्या उत्पन्न करती है। आगे है पुरानी वस्तुएं और परिसंपत्तियां जिनके विक्रय का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रथमतः जब वो बिक्री होती है तभी उनके मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। दोहरी गणना की समस्या बनी रहेगी इसमें। आगे है गैर कानूनी क्रियाएं, जैसे जुआ हो गया, तस्करी हो गया, शराब का बिक्री, ये सब अनुत्पादक और अनैतिक माने जाते हैं, तो इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन कुछ देशों में जैसे नेपाल में इनको एक पेशा के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो इनसे जो प्राप्त होती है आय उनको शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। भारत में इस तरह की नहीं है व्यवस्था। आगे पूंजी लाभ या हानि की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होती। यदि किसी संपत्ति के विक्रय के बदले में हम उसको इस समझ सकते हैं जितना मूल्य में हम उसको लिए तो उससे अधिक का भुगतान होता है, उस लाभ की गणना नहीं होती। इसी तरह यदि हमें हानि भी होती तो उसकी भी गणना नहीं होती। अब मूल्यह्रास की गणना करना कठिन कार्य है, क्योंकि हर वर्ष किसी मशीनरी का मूल्य अलग अलग होता है। उनका मूल्यह्रास उसको गणना करना हर वर्ष एक कठिन काम है। आगे है सरकारी सेवाओं में मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में प्रयुक्त हो तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। सरकारी सेवाएं जैसे कि मान लिया मिलिट्री है, सेना है, अगर वो लोग शांति सुरक्षा कायम रखते हैं तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तुएं होंगी। लेकिन अगर वे उद्योग धंधों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं तो ये मध्यवर्ती, तो उनकी आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण या अंतरण भुगतान, पेंशन, बेरोजगारी, सब्सिडी आदि अनुत्पादक हैं, लेकिन सरकार को इसमें व्यय करना पड़ता है और इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। आगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का बाद के वर्षों के लिए उनके प्रयोग मूल्य को मापना संभव नहीं है। और उसके बाद है सार्वजनिक व्यय में अनेक में जो उपभोग व्यय है या निवेश व्यय उसको अंतर करना एक कठिन कार्य है। थैंक यू।